हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 11वां पाठ भोगे हुए दिन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। और अगर आपको इस पाठ का एक्सप्लेनेशन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले क्लास को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक के किसी भी चैप्टर के किसी भी तरह के वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। इसलिए एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ सभी विषयों का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है, आपके पाठ्य पुस्तक में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है पाठ के साथ और एक होता है पाठ के आसपास। तो पाठ के साथ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस बुक में आपकी पाठ्य पुस्तक में भोगे हुए दिन पाठ में आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 12 पाठ के साथ क्वेश्चन आंसर है। तो इस क्लास में मैं आपको 12 प्रश्न उत्तर कराने वाला हूँ। बस आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में ही मैं आपको ये 12 के 12 प्रश्न उत्तर बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूँ। इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन है वे 5 अंक वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वे थोड़े से लॉन्ग होंगे। तो उसको देखकर आपको चिंतित नहीं होना है, बस आपको क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को समझ जाते हैं तो आप आसानी से अपने लैंग्वेज में भी क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख आइएगा। तो सिर्फ आप लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जावेद और सोफिया इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इनका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। मतलब ये जो आपने कहानी पढ़ा, कहानी का नाम है भोगे हुए दिन। तो भोगे हुए दिन में जावेद और सोफिया के बारे में आपने जरूर पढ़ा हुआ। तो ये जावेद कौन था, सोफिया कौन थी, ये आपको तभी पता होगा जब आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा। तो पाठ को अगर आपने पढ़ा है तब तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में अभी दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जो अब आपको समझाता हूँ वो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो पाठ में सांदा साहब थे, जिनकी बेटी का नाम फातिमा था, और उनके जो फातिमा थी उस फातिमा के बेटे का नाम जावेद था और बेटी का नाम सोफिया था। तो आपको पता होना चाहिए जावेद और सोफिया जो था वो सांदा साहब के नाती और नतीवी थे, वही इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो उन दोनों का परिचय आपको अपने शब्दों में देने के लिए कहा जा रहा है, तो उनका परिचय में क्या लिखना है वो अब आप ध्यान से समझिए। जावेद और सोफिया सांदा साहब की एक विधवा बेटी की संतान है, और विधवा बेटी का उसका नाम क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। उसकी विधवा बेटी का नाम फातिमा था, जो कि प्राइमरी स्कूल में उर्दू क्लास की एक टीचर थी। सांदा साहब अपने समय के एक लोकप्रिय शायर थे। अब अपनी वृद्धावस्था में अपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। अपर्याप्त आय से गृहस्थी का खर्च कठिनाई से चलता है। बेटी उनकी जो फातिमा है वो एक उर्दू प्राइमरी विद्यालय में अध्यापन कार्य करती है, मतलब कि टीचिंग का कार्य करती है, पढ़ाने का कार्य करती है। सांदा साहब को 100 रुपये सरकार से, यहाँ सरकार नहीं सरकार होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो सांदा साहब थे उनको सरकार से 100 रुपये पेंशन भी मिलती है, और घर के सामने की ज़मीन की एक पेड़ के नीचे वे जलावन की लकड़ी की एक दुकान उन्होंने खोली हुई है, जहाँ वे लकड़ी बेचने का कार्य करते हैं। इस सीमित आय से ही वे अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अर्थभाव से बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। जावेद जो उनका नाती है एक स्कूल में तीसरे वर्ग में पढ़ रहा है। वह बहुत ही सुशील एवं अनुशासित लड़का है। पढ़ाई के अतिरिक्त गृह कार्यों में, मतलब घर की कार्यों में भी वह सहयोग करता है, हाथ बंटाता है। पिता के प्यार से वंचित वह अपनी नाना नानी के संरक्षण में अपने भविष्य का निर्माण करने में व्यस्त है। सोफिया जो है वो 7 साल की जावेद की बहन है। अर्थभाव से उसका नामांकन जो है वो विद्यालय में नहीं हुआ है, क्योंकि पैसों की कमी है उनके घर में। घर में ही कुछ पढ़ लेती है, जलावन की लकड़ी की दुकान में बैठकर लकड़ी भी बेचती है, घर के अन्य कार्य भी करती है। भोली भाली वह लड़की अपनी वर्तमान स्थिति से ही संतुष्ट है। दोनों ही बच्चे इस दयनीय स्थिति में भी विचलित नहीं है। पारिवारिक कार्यों को दोनों बच्चे जो हैं वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। सांदा साहब से मिलने आए समीम जो था वो इन बच्चों की कर्तव्य निष्ठा एवं लगन से प्रभावित है। वे इस बात से चकित भी हैं कि इस परिवार का हर व्यक्ति जो है वो अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, जिसे उन्होंने यह कहते हुए व्यक्त किया कि इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है।
वस्तुतः जावेद और सोफिया जो थे वो दोनों ही प्रशंसा एवं सहानुभूति के पात्र हैं। भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी के वस्तुतः यह दोनों पात्र जो है वो प्रमुख पात्र हैं, क्योंकि कहानी इनके इर्द गिर्द भी घूमती रही है। मतलब कहानी में इन दोनों का जो जिक्र है वो हमेशा होता रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर आपने क्या समझा? क्वेश्चन के आंसर में आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग मैंने आपको समझा दिया, तो ये आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो 5 अंक का आएगा। और जितना बड़ा मैंने आपको ये दिखाया है, समझाया, इतना बड़ा आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है, परिचय जो है वो आप अपने शब्दों में दें। तो ये मैं लॉन्ग आंसर इसलिए लेकर आता हूँ कि अगर इतना लॉन्ग आंसर आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा तो आप इसका आधा तो एग्जाम में जरूर लिख कर आइएगा। तो इसमें सिर्फ आपको समझना यही था कि जावेद और सोफिया जो वो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, और इस कहानी में जावेद और सोफिया का क्या रोल था। तो मैंने आपको बताया कि जावेद और सोफिया जो थी वो सांदा साहब की विधवा बेटी फातिमा की संतान है। सांदा साहब जो थे वो एक समय के लोकप्रिय शायर थे, लेकिन जब वे अपनी वृद्धावस्था में आ गए थे तो उनको जो है वो अपनी अपेक्षा का दंश झेलना पड़ा था, क्योंकि अब उनके पास कोई कमाई का सोर्स नहीं था। अपर्याप्त आय से ही वे गृहस्थी का खर्च कठिनाई से चलाते थे। उनकी जो बेटी विधवा बेटी फातिमा थी वो एक उर्दू प्राइमरी विद्यालय में टीचिंग का कार्य करती थी। सांदा साहब को 100 रुपये सरकार से पेंशन में मिलता था, और सांदा साहब ने अपने घर के बाहर एक लकड़ी बेचने का भी दुकान बढ़ाया हुआ था, जहां वे जलावन की लकड़ी का बेचने का कार्य करते थे। और इसी तरह से वे अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर रहे थे। और इन अर्थाभाव से बच्चों की पढ़ाई जो है वो समुचित व्यवस्था नहीं है, मतलब पैसों की कमी से वे ये जावेद और सोफिया की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहे थे। जावेद जो उनका नाती था एक स्कूल में 3रे वर्ग में पढ़ रहा था, और वह बहुत ही सुशील एवं अनुशासित लड़का है, और वह पढ़ाई के अतिरिक्त घर के अन्य कार्यों को भी करता है। और पिता के प्यार से वंचित नाना नानी के संरक्षण में जो जावेद है वो अपने भविष्य का निर्माण करने में व्यस्त है, मतलब लगा हुआ है। सोफिया जो है वो 7 साल की उसकी बहन है, और पैसे की कमी से उसका नामांकन जो है वो विद्यालय में नहीं हो पाया है। घर पर ही वह कुछ पढ़ लेती है जब उसकी मम्मी उसको कुछ पढ़ाती है, जो उनकी मम्मी फातिमा थी। जलावन की लकड़ी की दुकान पर बैठकर जो ये 7 साल की लड़की सोफिया वही उस दुकान को चलाती है, वहाँ पर लकड़ी बेचती है। वह घर के अन्य कार्य भी करती है। भोली भाली वह लड़की अपने वर्तमान स्थिति से ही संतुष्ट है। दोनों ही बच्चे इस दयनीय स्थिति में भी विचलित नहीं हैं। पारिवारिक कार्यों जो हैं उन कार्यों को दोनों बच्चे अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। सांदा साहब से जो मिलने आता है समीम, जो इस पूरे कहानी का वर्णन करता है, वो इन बच्चों की कर्तव्य निष्ठा एवं लगन से प्रभावित है, और इस बात से चकित है कि इस घर का, इस परिवार का हर व्यक्ति जो है वो समय का सदुपयोग कर रहा है। और उन्होंने यह कहते हुए व्यक्त किया कि इस घर का हर एक प्राणी जो है वो एक एक क्षण को जीना जानता है। क्योंकि जैसा कि इस कहानी में आपको समझाया गया कि सांदा साहब भी किसी न किसी काम में लगे हुए रहते हैं। उसकी बेटी जो फातिमा होती है, जो उसकी विधवा बेटी फातिमा है, वो पहले तो स्कूल में प्राइमरी टीचर का कार्य करती है, और जब रिटर्न आती है तो बिना घर पे कदम रखे वहीं से गेट पे से ही अपने सामान को देकर अपने बेटे को वहीं से ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है, और रात को 9 बजे आती है। तो वह भी दिन भर बिजी रहती है। उसका जो बेटा जावेद है वो भी स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद घर के कामों में लगा हुआ रहता है, और उसकी जो बेटी सोफिया वो भी दिन भर दुकान को संभालती है, और घर में बर्तन वगैरह धोती है, और घर के कार्यों में लगी हुई रहती है। तो इसीलिए समीम जो है वो कहते हैं कि इस घर का हर एक प्राणी जो है वो एक एक क्षण को जीना जानता है, मतलब हर व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कर रहा है। वस्तुतः जावेद तथा सोफिया दोनों ही प्रशंसा एवं सहानुभूति के पात्र हैं। भोगे हुए दिन ये जो शीर्षक कहानी है, इसके वस्तुतः यह दोनों ही प्रमुख पात्र हैं। कहानी जो है वो इनके ही इर्द गिर्द घूमती रही है। तो आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे जावेद और सोफिया के बारे में। तो बस उसी के बारे में जो जो आपने पाठ में पढ़ा है वही आपको लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी बातें सांदा साहब को क्यों पीड़ा दे रही थी। मतलब जो सांदा साहब थे, जो जावेद और सोफिया के नाना जी थे, वे एक समय के लोकप्रिय शायर थे। तो पुरानी बातें जब वे सोचने लगे तो सांदा साहब को वे बातें पीड़ा क्यों दे रही थी, वो आपको बताना है। सांदा साहब का जो अतीत है वो सर्वनिम्न रहा है। वे अपने समय के एक प्रसिद्ध शायर रहे हैं, जिन्हें सुनने के लिए अपार जन समूह एकत्र होता था। कवि सम्मेलनों में उन्हें सम्मान आमंत्रित किया जाता था तथा श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो उनकी शायरी का आनंद लेते थे। महाकवि इकबाल उनके घनिष्ठ मित्रों में थे तथा अनेक मुशायरों जो है वो उर्दू भाषा का एक शब्द है। मुशायरों का जो हिंदी अर्थ है वो कवि सम्मेलनों है। तो इसका तात्पर्य है कि अनेक कवि सम्मेलनों में दोनों एक साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये महाकवि इकबाल और सांदा साहब जी दोनों में बराबर पत्राचार भी होता रहता था। सांदा साहब को उस दौर में देखने तथा उनकी शायरी का आनंद लेने के लिए लोग जो हैं वो दूर दूर से आते हैं। एक ही शेर, मतलब एक ही कविता को अनेकों बार पढ़वाया जाता था। ऐसी दीवानगी थी श्रोताओं में सांदा साहब की कविताओं को लेकर।
समय बदला, अब ढलती हुई उम्र में वे अप्रासंगिक हो गए, महत्वहीन हो गए हैं। ठीक ही कहा गया है कि उगते हुए सूरज की सभी पूजा करते हैं, अस्ताचल में जाते सूर्य की नहीं। यही सैयदा साहब की पीड़ा का मुख्य कारण है। उनकी जो विषादपूर्ण प्रतिक्रिया है, उनके द्वारा यह कहा जाना, बेटा मैंने अपनी इन आंखों से दो दौर देखे हैं। वह एक वक्त जब मेरे नाम से दूर दूर से लोग आते हैं, एक एक शेर को हजारों बार पढ़वाया जाता था, और अब दूसरा वक्त देख रहा हूँ वही लोग जो मेरे दीवाने थे अब मुझे भूल गए हैं। कितनी मार्मिक है उनकी यह उक्ति। उनकी मान्यता है शायर को उस वक्त ही मर जाना चाहिए जब वो लोग उसे जो है वो पसंद करते हों, उसके दीवाने हों। सांदा साहब लोगों की इस मनोवृत्ति से अत्यंत विक्षुब्ध थे, अतः उनका कहना था कि व्यक्ति को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक उसकी उपयोगिता। मेहरुनिसा परवेज जी ने ये जो पाठ लिखा है भोगे हुए दिन, इस शीर्षक कहानी में सांदा साहब इस वास्तविकता से उपजी पीड़ा का जो सफल चित्रण किया गया है। मतलब जो सांदा साहब जी थे उसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, तब आपको ये क्वेश्चन का जो अर्थ है वो अच्छे से समझ में आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने लैंग्वेज में भी लिख पाइएगा। और अगर आपने पाठ को पढ़ रखा होगा, जो मैंने पाठ पढ़ाया था आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था, पाठ को अगर आपने देखा होगा तब तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से मेरे समझाने से पहले समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको कम समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता है सांदा साहब कौन है, जावेद कौन है, सोफिया कौन है, समीम कौन है, कवि महा इकबाल कौन है। तो जब आपको पात्रों के बारे में नहीं पता होगा तब आपको क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए इस क्लास को करने के बाद एक बार आप इस पाठ के एक्सप्लेनेशन वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें देखिए सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि जो सांदा साहब जी थे जब वे पुरानी बातों को सोचते हैं तो पुरानी बातों को सोचकर उनको कष्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सांदा साहब जी थे उनका जो अतीत था, मतलब उनका जो प्राचीन समय था, उस समय में वे बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। वे एक महाकवि थे और एक प्रसिद्ध शायर थे। उनको सुनने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा जो जन समूह है वो एकत्र होता था, और कवि सम्मेलनों में अर्थात मुशायरों में उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाता था, और श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उनकी शायरी का आनंद लिया करते थे। जिस तरह से सांदा साहब प्रसिद्ध थे उसी तरह से एक महाकवि इकबाल भी थे जो कि उस समय प्रसिद्ध थे, और वे जो थे महाकवि इकबाल वे उनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, तथा अनेक कवि सम्मेलनों में दोनों एक साथ सांदा साहब और महाकवि इकबाल उपस्थित हुआ करते थे। दोनों में बराबर पत्राचार भी होता रहता था। पत्राचार का मतलब है कि दोनों चिट्ठी के जरिए, लेटर के जरिए एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे और एक दूसरे से बात किया करते थे। वही किया कहा जा रहा है कि दोनों में बराबर पत्राचार भी होता रहता था। सांदा साहब को उस दौर में देखने तथा उनकी शायरी का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक ही शेर को उनसे 2-3 बार, हजारों बार पढ़वाया जाता था, और अब वे देखते हैं कि ढलती हुई उम्र में वे अप्रासंगिक हो गए हैं, महत्वहीन हो गए हैं। वे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे हैं। एक वह दौर था जब मेरे नाम से एक वक्त वह था जब मेरे नाम से दूर दूर से लोग आते हैं और एक एक शेर को हजारों बार पढ़वाया जाता है, और दूसरा वक्त अब देख रहा हूँ कि वही लोग जो मेरे दीवाने थे मुझे भूल गए हैं। वे कहते हैं कि शायर को उसी वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हो, जो उसके दीवाने हो, क्योंकि जो महाकवि इकबाल जी थे वे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी जब वे प्रसिद्ध थे, जब वे लोगों के दीवाने थे। और जब वे प्रसिद्धि के समय मरे थे तो उन पर किताबें वगैरह भी लिखी गई थी और उनकी प्रसिद्धि जो है बनी रह गई थी। लेकिन जो सांदा साहब जी थे जब उनकी प्रसिद्धि कम हुई और जब वे बूढ़े हो गए तो लोग उनको पूछने के लिए भी नहीं आते थे। तो वे वही कहते हैं कि शायर को उसी वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, जब उसके दीवाने हों। सांदा साहब लोगों की इस मनोवृत्ति से अत्यंत विक्षुब्ध थे, अतः उनका कहना था कि व्यक्ति को तभी तक जीवित रहना चाहिए तब उसकी उपयोगिता हो, जब तक जीवित रहना चाहिए जब तक उसकी उपयोगिता हो, मतलब जब तक भी प्रसिद्ध हो। और मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में सांदा साहब द्वारा इस वास्तविकता से उपजी पीड़ा का जो चित्रण है वो बिल्कुल ही सफलपूर्वक किया गया है। मतलब बिल्कुल ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन के जरिए इस पाठ में मेहरुनिसा परवेज जी ने भोगे हुए दिन पाठ में सांदा साहब जी के पीड़ा का वर्णन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में समीम की भूमिका का वर्णन अपने शब्दों में करें। मैंने आपको बताया जब आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा तो समीम जैसे ही आपने देखा आपको समझ में आ जाएगा कि समीम ने इस पाठ में क्या किया, उसकी भूमिका क्या थी। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो बस ध्यान से क्लास को देखते हुए चलिए। क्वेश्चंस के आंसर थोड़े लॉन्ग होंगे लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और इतना बड़ा आंसर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आप इससे कम भी लिखिएगा तो जो क्वेश्चन का मार्क्स है वो आपको पूरा मिलेगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कहानी में समीम की भूमिका का वर्णन जो है वो अपने शब्दों में करें। मतलब समीम के बारे में कहानी के में आपने क्या पढ़ा वो आप अपने शब्दों में लिखें।
मेहरुनिसा परवेज द्वारा लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में समीम जो है वो एक पात्र है जो अपने ग्रह, उनका जो घर था समीम का, उनके गांव का नाम था जगदलपुर। तो वे अपने एक गृह नगर से वयोवृद्ध शायर कवि जो है वो सांदा साहब से मिलने के लिए काफ़ी फासला तय करके आए हैं। सांदा साहब एक ज़माने के अद्वितीय शायर थे, मतलब कि अत्यंत ही प्रसिद्ध शायर थे। उनको सुनने के लिए सुदूर क्षेत्रों से श्रोतागण कवि सम्मेलनों में उपस्थित होते थे। समीम उनके प्रशंसकों में से थे, मतलब एक तरह से उनके फैन थे। अतः उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा लिए समीम जो है वो उनके यहाँ पहुँचते हैं। सांदा साहब के महान व्यक्तित्व के अनुरूप उनके घर का वातावरण होगा, ऐसा जो समीम की धारणा थी, किंतु वहाँ अनुमान के विपरीत सब कुछ था। एक जीर्ण शीर्ण मकान, उनके अंदर के फर्नीचर तथा अन्य सांदा साहब की आर्थिक स्थिति का सजीव चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। परिवार में उनकी पत्नी, विधवा लड़की, एक नाती तथा एक नातिनी है। वहाँ रहने के क्रम में समीम को वहाँ की स्थिति का पर्याप्त ज्ञान हो गया था कि सांदा साहब किस तरह की आर्थिक स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों से उसे सहज सहानुभूति हो गई और एक गहरा लगाव सा अनुभव हुआ। मात्र 2 दिन में ही उसका जो मन है वो उस घर में लग गया। वहाँ से जाने का मन उसको नहीं कर रहा है। समीम एक संवेदनशील और भावुक व्यक्ति है। वह सांदा साहब को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता है। जावेद और सोफिया, इन दोनों बच्चों के प्रति अपने हृदय में प्रगाढ़ स्नेह एवं सहानुभूति उत्पन्न हो गई है। परिवार के सभी सदस्यों को निरंतर अपनी दिनचर्या में लगे देख उसे आश्चर्यचकित प्रसन्नता होती है और यह बात उसे अजीब लग रही है कि उस घर का हर एक प्राणी जो है वो एक एक क्षण को जीना जानता है और उक्त तथ्य वस्तुतः सराहनीय तथा अनुकरणीय प्रतीत हुआ। इस प्रकार समीम की समस्त संवेदनाएं उस परिवार की विपन्न अवस्था से जुड़ गई है। इस पाठ में जो समीम है वो जगदलपुर का रहने वाला है और वह एक बार जो सांदा साहब है उनको अपने यहाँ बुलाता है कवि सम्मेलन में, और वहीं वह उसकी प्रसिद्धि को देखता है। और कवि जो सांदा साहब जी थे वे बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, तो उनसे मिलने के लिए जो है वो समीम जो है वो इस कहानी में जगदलपुर से उनके यहाँ आता है। और वह क्या क्या वर्णन उनका देखता है, बस उन्हीं के वर्णन का, उन्हीं के दृश्यों का वर्णन करता है इस पाठ में, और इस पाठ का निर्माण किया जाता है भोगे हुए दिन का। तो जो समीम है जब सांदा साहब जी के यहाँ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो इतना अधिक प्रसिद्ध हैं, इतना अधिक उनके पास व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है, तो वे सोचते हैं उनके घर का वातावरण भी वैसा ही होगा, मतलब वे बहुत अधिक प्रसिद्ध होंगे, समृद्धशाली होंगे, अमीर होंगे। लेकिन ऐसी समीम की जो धारणा थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उसने जो अनुमान लगाया था वो उसके अनुमान के सब कुछ विपरीत था। उसने देखा कि एक जीर्ण शीर्ण मकान था सांदा साहब का और उसके अंदर के फर्नीचर तथा अन्य सामान जो है वो सांदा साहब की आर्थिक स्थिति का सजीव चित्र प्रस्तुत कर रहे थे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है। मैंने आपको बताया कि सांदा साहब के परिवार में एक उनकी पत्नी थी, एक विधवा लड़की थी जिसका नाम फातिमा था, और एक नाती तथा एक नातिनी है। नाती का नाम था जावेद और नतीनी का नाम था सोफिया, जो कि 7 वर्ष की थी और लकड़ी बेचने का कार्य किया करती थी। वहाँ रहने के क्रम में समीम को वहाँ की स्थिति का पर्याप्त ज्ञान हो गया था कि जो मैं सांदा साहब के बारे में सोच के आया था वो बिल्कुल गलत सोच के आया था। सांदा साहब की आर्थिक स्थिति वहाँ आकर उसने देखी कि सांदा साहब किस तरह की आर्थिक स्थिति में अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि समीम को उनसे सहज सहानुभूति हो गई और एक गहरा सा लगाव सा अनुभव हुआ। मात्र 2 दिन में ही उनका जो मन है वो उस घर में लग गया और वहाँ से जाने का उनका जो मन है वो नहीं कर रहा है। समीम जो है वो एक संवेदनशील और एक भावुक व्यक्ति है। वह सांदा साहब को अत्यंत ही दृष्टि की आदर की दृष्टि से देखते हैं और जावेद और सोफिया, इन दोनों बच्चों के प्रति हृदय में एक प्रगाढ़ स्नेह एवं सहानुभूति उनके मन में उत्पन्न हो गई थी। परिवार के सभी सदस्यों को निरंतर अपनी दिनचर्या में लगे हुए देखकर वे आश्चर्यचकित होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं कि इस घर के जो सभी लोग हैं वे हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है, और इस कथ्य से वस्तुतः सराहनीय एवं अनुकरणीय प्रतीत हुआ। इस प्रकार समीम की समस्त संवेदनाएं जो हैं वो उस परिवार की विपन्न अवस्था से जुड़ गई है। मतलब समीम की भूमिका क्या थी इस पाठ में, मतलब समीम ने इस पाठ में क्या क्या देखा और उन दृश्यों का वर्णन पाठ में कैसे किया, बस उसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, उसके दीवाने हों। इस कथन के मर्म को अपने शब्दों में उद्घाटित करें। मतलब सांदा साहब जो हैं वे जब अपनी प्राचीन की बातों को सोचते हैं तो वे कष्ट भरी आवाज़ में पीड़ापूर्वक इस पंक्ति को कहते हैं कि शायर को उस वक्त ही मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, उसके दीवाने हों। तो इस कथन के जरिए सांदा साहब जो हैं वो क्या कहना चाहते थे, इस कथन के मर्म, मतलब इस कथन का अर्थ क्या है, उसे अपने शब्दों में बताने के लिए कहा जा रहा है। उसे आप अपने शब्दों में लिखें।
मेहरुनिसा परवेज द्वारा लिखित ये जो भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी से उद्धृत उपयुक्त वाक्य है वो बिल्कुल ही कटु सत्य पर आधारित है। प्रश्न है कि सांदा साहब एक लब्ध प्रतिष्ठ शायर थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शायर थे। वे एक समय के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शायर थे। एक समय था जब उनके लाखों प्रशंसक थे। श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उनकी कविता पाठ को सुनते थे। एक एक कविता को पुनः सुनाने के लिए आग्रह किया जाता था। श्रोताओं की तालियों से पूरा सम्मेलन स्थल जो है वो गूंज उठता था। महाकवि इकबाल उनके समकालीन थे तथा सांदा साहब के घनिष्ठ मित्र थे। अनेक कवि सम्मेलनों में एवं अन्य आयोजनों में दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक साथ सम्मिलित हुए थे। अनेक प्रशस्ति पत्र एवं कवि इकबाल के साथ पत्राचार की एक लंबी श्रृंखला थी तथा उन पत्रों से उनका जो बक्सा है वो भरा हुआ था। मतलब जो कवि महा इकबाल थे वे उनके समय के एक प्रसिद्ध महाकवि थे और वे आपस में जो एक दूसरे से पत्र के जरिए मतलब पत्राचार के जरिए बात किया करते थे, उन सभी पत्रों को सांदा साहब ने संभाल कर अपने बक्से में रखा हुआ था और उनके पत्रों से उनका बक्सा जो वो भरा हुआ था। उक्त पत्रों को बक्सा से निकाल कर जब शमीम को पढ़ने को दिया जाता है, मतलब सांदा साहब जब शमीम को उन पत्रों को पढ़ने के लिए देते हैं तो वे सोचते हैं कि कितने गौरवशाली रहे होंगे वे दिन। अब स्थिति यह है कि समय के थपेड़ों ने उन्हें अशक्त बना दिया है। वृद्धावस्था में अब वह ऊर्जा एवं सामर्थ्य नहीं है और योग्यता भी नहीं है, किंतु ओजपूर्ण भाषा में सशक्त अभिव्यक्ति की क्षमता का ह्रास हो गया है। अतः अब न वह श्रोताओं और प्रशंसकों की भीड़ है और न ही उक्त सम्मेलनों के लिए निमंत्रण। इसी कारण सांदा साहब जो वो दुखी होकर कहते हैं कि शायर को उस वक्त ही मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, उसके दीवाना हों। मतलब इस पंक्ति को सांदा साहब जी ने इसलिए कहा था कि शायर को उसी वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, उसके दीवाने हो, क्योंकि प्राचीन समय में अतीत में वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। जो रेडियो वाले हुआ करते थे उनके प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ते थे। उनका जो एक शायर था उस एक शायर को सुनने के लिए लोग पुनः बार बार आग्रह किया करते थे। एक ही शेर को, एक ही कविता को 1000 बार सुना करते थे। और उस समय उनका एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम था महाकवि इकबाल। और वे देखते हैं कि कवि सम्मेलनों एवं आयोजनों में दोनों एक साथ सम्मिलित हुआ करते थे और जो महाकवि इकबाल था उनकी जो मृत्यु है वो पहले ही हो जाती है। जब वे प्रसिद्ध होते हैं, दीवाने होते हैं, तो उन पर पुस्तक छपती है, लोग उनको ध्यान में रखते हैं, लोग उनको याद करते हैं। लेकिन सांदा साहब जब उनकी प्रसिद्धि कम हो जाती है और वे बूढ़े हो जाते हैं तो वे कहते हैं कि अब उनको कोई भी मिलने नहीं आता है, कोई भी देखने नहीं आता है। और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी खराब हो गई है क्योंकि वृद्धावस्था में अब न ही उनके पास वह ऊर्जा और सामर्थ्य और न ही योग्यता है। तो वे कहते हैं कि उस सशक्त अभिव्यक्ति की क्षमता का ह्रास हो गया है। अब न ही श्रोताओं की प्रशंसकों का भीड़ है, मतलब अब न ही उनको कोई कवि सम्मेलनों में बुलाता है और न ही कोई श्रोता, मतलब न ही उनको कोई सुनने के लिए आता है। मतलब इसी बात को सोचकर वे कहते हैं कि अगर मैं भी महाकवि इकबाल की तरह जब प्रसिद्ध था तभी मर जाता तो लोग मुझे भी याद करते, मुझ पर पुस्तक लिखते और मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं अधिक तक ठीक होती। इसीलिए वे कहते हैं दुखी होकर कि शायर को उसी वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, जब लोग उसके दीवाने हों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग तो और नंगे हो गए हैं बेटा, मैंने अपनी नाकों से 2 दौर देखे हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताएं कि यहाँ किन 2 दौरों की चर्चा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझा होगा तो ये पंक्ति का अर्थ आपको अभी तक समझ आ गया होगा और इस पंक्ति का अर्थ आप अपने लैंग्वेज के अनुसार जरूर लिख दीजिएगा। सांदा साहब दुखी होकर शमीम को कहते हैं कि बेटा मैंने अपनी नाकों से 2 दौर देखे हैं। मतलब एक दौर तो उन्होंने वो देखा था कि जब इतने समय प्रसिद्ध थे, लोग उनके कविताओं को सुनने के लिए उनके आगे पीछे भागते थे। एक कविता को उनसे बार बार हजारों बार पढ़वाते थे। रेडियो वाले उनके प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ते थे और जहां कवि सम्मेलन में उनको आमंत्रित किया जाता था वहां लोगों के द्वारा उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। ये था उनका एक दौर। और दूसरा दौर ये है कि वे जब वे वृद्ध हो गए हैं, जब वे बूढ़े हो गए हैं तो उनको कोई पूछने के लिए नहीं आता है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई कि अब ना ही उनको कोई कवि सम्मेलन में बुलाता है और ना ही उनको कोई याद रखता है, ना ही उनको कोई श्रोता होता है, मतलब ना ही उनको कोई सुनने के लिए आता है। और इसी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और किस तरह की वे दृश्य में, किस तरह की स्थिति में वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो आपने इस पाठ में समझ ही लिया होगा। तो इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए यही आपको बताना है कि किन 2 दौरों की चर्चा है। तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट में बता दिया, उसी को बस आपको लाइनों में लिखना है। मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगवी दिन शीर्षक कहानी जो वो एक शायर के जीवन का सजीव चित्रण करती है, मतलब शायर के जीवन के बारे में बताती है। शायर जब तक सफलता के सोपान पर, सोपान का मतलब सीढ़ी होता है, तो शायर जब तक सफलता के सीढ़ी पर चढ़ता हुआ
प्रसिद्धि के शिखर पर अग्रसर होता है तब तक वह अपने प्रशंसकों एवं श्रोताओं का चहेता बना रहता है। उस समय वह स्वप्न में भी नहीं सोचता कि कभी ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जब वह ढेला के समान उस गौरवशाली स्थान से पृष्ठभूमि में जा पहुंचेगा। उपेक्षा तथा अनादर का दंश उसे झेलना पड़ेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को याद कर प्रतिक्रिया स्वरूप सांदा साहब जो हैं वो उद्विग्न होकर समीम को अपने विगत जीवन के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। उनके जीवन में दो राहें हैं, दोनों में जो है वो काफ़ी विरोधाभास है। वस्तुतः दोनों में 36 का संबंध है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। एक दौर था उत्कर्ष का, जब उन्हें बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में सादर आमंत्रित किया जाता था। उनके श्रोताओं और प्रशंसकों की जो संख्या वो लाखों में थी। उनकी शेरों मतलब कविताओं को सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। उस स्वर्ण काल में शायर ने कभी स्वप्न में भी नहीं आशा की थी कि एक दुर्दिन की वह घड़ी जो है, मतलब उनकी जो ऐसी स्थिति है वो उसका इंतजार कर रही है जब वह अप्रासंगिक हो जाएंगे और लोग उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर गुमनामी के अंधकारपूर्ण धरातल पर ला देंगे। यही वह दूसरा दौर है जो बेहद दुखद तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। शोहरत की बुलंदियों पर सवार महान सांदा साहब जो हैं वो आज एक निरीह एवं निर्बल इंसान हो गए हैं। अब वह महफिलें नहीं सृजती, कवि सम्मेलन आयोजित होते हैं, किंतु सांदा साहब उसमें शायरी पेश करने के लिए आमंत्रित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अब जो है वो बिल्कुल ही महत्वहीन हो चुके हैं। वे इन दोनों दौरों का प्रत्यक्ष गवाह बन गए हैं। अतः कवि की अंतर्वेदना जो है वो मुखरित हो जाती है तथा सांदा साहब जैसे महान कलाकार, महान शायर को यह करने पर विवश करती है कि हम लोग तो और नंगे हो गए हैं। बेटा, मैंने अपनी इन आंखों से दो दौर देखे हैं। इस कटु अनुभव के भुक्तभोगी केवल सांदा साहब ही नहीं वरन उनके जैसे असंख्य प्रतिवादी और साधक हैं। मतलब इस पंक्ति के जरिए बताया जा रहा है कि ये जो स्थिति है, ये जो वर्णन है, ये सिर्फ सांदा साहब के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा जो है वो असंख्य मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में होता है इस तरह का जीवन कि जब वे प्रसिद्ध होते हैं तब लोग उनको बहुत अधिक चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी होती है और उस समय वे सोचते नहीं है कि एक समय मेरी ऐसी भी स्थिति आएगी जब बहुत ज़्यादा मेरे घर की स्थिति खराब हो जाएगी। और उनके जब वे बूढ़े होते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी खराब हो जाती है, जो आपने इस पाठ में पढ़ा। तो इस पंक्ति के जरिए आपको समझ में आएगा कि क्यों, पंक्ति के जरिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों सांदा साहब जी ने कहा था कि बेटा मैंने दो दौर देखे हैं, एक वह दौर था और एक ये दौर है। तो इन दोनों दौर के जरिए वे अपने अंदर की पीड़ा को व्यक्त करते हुए समीम को बताते हैं दोनों दौरों की बातें को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं सोच रहा था अगर आज इकबाल होते तो। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अगर आज इकबाल होते तो क्या होता? अपनी कल्पना से उत्तर दे। मतलब जब जो समीम था जब उनके यहाँ से जाने लगता है तो वह मन ही मन सोचता है कि अगर आज इकबाल होते तो आज इकबाल होते तो क्या होता। मतलब वे क्या सोच रहे थे वही आपको बताना। तो पाठ में भी मैंने आपको बता दिया था वे क्या सोच रहे थे, और इस क्वेश्चन में भी आप समझ लीजिए कि अगर इकबाल होता तो सांदा साहब की आर्थिक स्थिति सही होती। उनके घर में जो जावेद और सोफ़ी हैं, जो पढ़ने के लिए उनके पैसे नहीं जुट रहे, वे दोनों पढ़ते। जो महाकवि इकबाल थे वे सरकार से उनको कुछ फंड वगैरह दिलवाते। वही सब चीज़ें बस इसमें आपको याद रखना है। मेहरुनिसा परवेज लिखित भोग वे दिन शीर्षक कहानी का एक पात्र जो है वो समीम है। मैंने आपको बताया समीम जो जगदलपुर से आया था। अपने शहर से चलकर वह वृद्ध लब्ध प्रतिष्ठ सांदा साहब से मिलने उनके शहर जाते हैं। सांदा साहब के प्रति उनके मग में अगाध श्रद्धा, वह सांदा साहब के मुशायरों में शरीक होता रहा है तथा स्वयं भी अपने शहर में उनके कार्यक्रम का उसने आयोजन किया है। इसलिए उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा लिए जब उनके घर वह पहुंचता है तो सांदा साहब काफ़ी प्रसन्न होते हैं। सांदा साहब की प्रसिद्धि के प्रतिकूल उनके घर की जो दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति को समीम देखकर चकित हो जाता है। शायर साहब की धर्मपत्नी की एक विधवा बेटी फातिमा है, एक नाती जावेद है और एक नातिन जो है वो सोफिया है। यही उनका एक छोटा सा परिवार है। अपने 2 दिन वहाँ ठहरने के क्रम में समीम को अपनी कष्टपूर्ण स्थिति का पूरा परिचय मिल गया। सांदा साहब के आय का जो स्रोत है वो अपर्याप्त है। 100 रुपये उनको सरकारी पेंशन मिलती है। उनकी बेटी जो फातिमा है वो उर्दू प्राइमरी स्कूल में टीचिंग का कार्य करती है, मतलब अध्यापन द्वारा वेतन करती है, जो पैसे कमाती है। तथा घर के सामने जमीन के वृक्ष की एक नीचे जलावन की लकड़ी का छोटा सा उन्होंने दुकान खोल रखा है, जिसका जो तराजू है वो पेड़ के नीचे टंगा है। सांदा साहब वृद्ध एवं दुर्बल हो गए हैं। अब उनको कवि सम्मेलन में नहीं बुलाया जाता है। वह गुमनामी के दौर से गुजर रहे हैं। जर्जर मकान में किसी तरह से वे गुजर बसर कर रहे हैं। महाकवि इकबाल जो है वो उनके एक घनिष्ठ मित्र थे। अक्सर साथ साथ कवि गोष्ठियों में वे दोनों जाया करते थे, सांदा साहब और महाकवि इकबाल। इन दोनों के बीच जो है वो पत्राचार भी होता रहता था। पत्रकार नहीं है, पत्राचार होना चाहिए था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है।
अर्थभाव से बच्चों की शिक्षा दीक्षा जो है वो समुचित ढंग से नहीं हो पा रही थी। मतलब पैसों की कमी से उन दोनों बच्चों की शिक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। जावेद एक विद्यालय में तीसरी वर्ग में पढ़ रहा था। 7 वर्ष की सोफिया जो वो घर पर लकड़ी बेचती थी तथा घर के काम करती है। जावेद भी उसकी सहायता करता है। जावेद जो है वो पढ़ाई करने के लिए जाता है, वो 3rd क्लास में पढ़ता है और जब वो घर आता है तो वो भी लकड़ी बेचने का कार्य करता है। और सोफिया जो है वो घर में ही रहकर पढ़ाई करती है। उनके घर में इतनी अधिक पैसे नहीं है कि वह भी स्कूल में जा सके, विद्यालय में जाके पढ़ाई कर सके, इसलिए वह भी घर में लकड़ी बेचने का कार्य करती है। परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है वो गृहस्थी के काम में दिन रात लगा हुआ है। कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं बर्बाद करना चाहता है। समीम जो है वो समीम साहब वहाँ 2 दिन ठहरने के बाद जब तांगा पर सवार होकर वापस लौट रहे थे तब उनके लकड़ी तथा तराजू के पास सोफिया जो है वो बैठी दिख पड़ी। उस समय उनके हृदय में यह विचार आया कि अगर इकबाल होते तो। समीम इसी उधेड़ मन में थे कि यदि कवि मकबाल होते। अब ये दृश्य इस पाठ में क्या का आपने दृश्य देखा वो बताया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन का रियल आंसर है, तो बस यहाँ से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यही लिखना है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन का आंसर लेकर आते हैं वो लॉन्ग लेकर आते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर अगर आप सभी कहिएगा तो नेक्स्ट क्लास से मैं शॉर्ट आंसर भी लेकर आऊँगा। मैं लॉन्ग आंसर इसलिए लेकर आता हूँ कि जिन बच्चों ने पाठ को नहीं पढ़ा होगा इस पूरे आंसर को देखते देखते उनको पाठ का स्टोरी समझ आ जाएगा और उनके माइंड में एक आउटलाइन तैयार हो जाएगा कि इस पाठ में क्या पढ़ाया गया, इस पाठ में क्या समझाया गया। और जब आप पाठ के अर्थ को समझ जाइएगा कि पाठ में क्या समझाया गया, पाठ में किस चीज़ का वर्णन किया गया, तो क्वेश्चन का आंसर तो आप चुटकियों में दे दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार दे दीजिएगा, आप स्वयं सोचकर क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। अब यहाँ से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहले जो आपने पढ़ा वो सिर्फ नॉलेज के लिए था कि पाठ में क्या क्या हुआ था। अगर कभी महाकवि जो इकबाल है अगर वे होते तो इस पर इसी घर की परिस्थिति से वे अवगत होते तो उन पर इसकी प्रतिक्रिया क्या होती और वे क्या कदम उठाते। मतलब जो समीम है वो सोचता है कि सांदा साहब की स्थिति इतनी अधिक खराब है और इस स्थिति को अगर महाकवि इकबाल देखते तो वे क्या कदम उठाते। वे कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि यदि इकबाल जीवित होते तो सांदा साहब की दयनीय स्थिति से निश्चित रूप से द्रवित हो जाते, मतलब कि रोने लगते। उनकी इस स्तनित देखकर, दयनीय स्थिति को देखकर वे करुणापूर्वक हो जाते। वे सांदा साहब के लिए सरकार तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं से आर्थिक सहायता के लिए प्रयत्न करते, साथ ही स्वयं भी उन्हें अपने स्तर पर समुचित सहयोग करते, जिससे बच्चों के पठन पाठन सहित घर की अन्य समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान हो सके। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि समीम के मस्तिष्क में यह विचार तब उठा जब वह तांगा पर सवार स्टेशन की ओर जा रहा था। सोफिया को लकड़ी और तराजू के पास बैठे देखकर उनकी जो उक्त प्रतिक्रिया थी, मतलब सोफिया को जो है लकड़ी और तराजू के पास बैठे हुए देखता है तब उसके मन में एक ख्याल आता है। इससे यह भी विचार बनता है कि जावेद तथा सोफिया के भविष्य निर्माण तथा उत्तम शिक्षा का प्रबंध जो है वो महाकवि इकबाल द्वारा किया जाता। वे उन लोगों के भविष्य से खिलवाड़ होते देखना संभवतः पसंद नहीं करते। मतलब समीम सोचता है कि अगर आज महाकवि इकबाल होते तो क्या होता। तो महाकवि इकबाल होते तो वे कहता है कि सांदा साहब की इस दयनीय स्थिति को देखकर करुणापूर्वक हो जाते और वे सरकार से तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं से उनके घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में उनके पैसों की कुछ मदद करते और वे अपने स्तर पर, मतलब स्वयं भी समुचित स्तर पर अपने घनिष्ठ मित्र सांदा साहब की मदद करते। और उनके जो नाती नतीनी हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों की कमी के कारण, तो वे उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देते जो महाकवि इकबाल थे, और वे उनके लिए भी पढ़ाई का, शिक्षा का उत्तम प्रबंध करवाते और उनकी समुचित सहायता करते। ऐसा जो है वो समीम सोचता है कि महाकवि अगर इकबाल होते तो वे ऐसा ऐसा करते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक जो है वो भोगे हुए दिन है, उसकी सार्थकता पर विचार करें। मतलब शीर्षक का मतलब क्या होता है, शीर्षक को पढ़ते ही कहानी में क्या हुआ होगा ये ख्याल आ जाना चाहिए। पूरे कहानी को अगर एक शब्द में व्यक्त करना है तो वो जो शब्द है उसी को शीर्षक कहा जाता है। तो इस कहानी का शीर्षक जो भोगे हुए दिन है, तो ये कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक उचित है, बस आपको उसी के बारे में बताना है। तो ये बिल्कुल उचित है, वो आपको क्वेश्चन का आंसर पढ़ के समझ आएगा। किसी भी रचना का जो शीर्षक है वो उसका द्वार है, जिसे देखकर ही अंदर जाने की इच्छा और अनिच्छा होती है। अगर द्वार आकर्षक है तो अंदर झांकने या अंदर की बात जानने का लोभ जो है वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। अतः रचना का जो शीर्षक है वो आकर्षक होना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात है उसकी संक्षिप्तता और रचना के मूल भाव का संवहन करना। मतलब इस रचना का क्या मूल भाव है, उस मूल भाव का संवहन करना इस शीर्षक का कार्य होता है। इस दृष्टि में हम पाते हैं कि कहानी का जो शीर्षक है वो है भोगे हुए दिन, और यह शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। कहानी की कथा वस्तु अपने उद्देश्य से परस्पर एक दूसरे में पिरोने में पूर्णतः जो है वो सफल हुई है। भोगे हुए दिन का आखिर तात्पर्य क्या है,
कौन लोग हैं जिनसे यह संबंधित है तथा उन लोगों का जीवन जो है वो किन ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होकर गुजरा, यह उत्सुकता अंतस्थल में बनी रहती है। कहानी एक वयोवृद्ध शायर सांदा साहब की है, जो अपने स्वर्णिम अतीत एवं वर्तमान के अभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष एवं प्रभाव की इसमें गाथा है। शायर की विधवा बेटी जो है वो फातिमा है, वो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात करती है। यह कहानी अपनी वैभवपूर्ण अतीत को भुलाकर अपने समक्ष उपस्थित विकराल समस्याओं का सामना जो है वो धैर्य एवं साहस के साथ कर रही है। एक उर्दू प्राइमरी विद्यालय में वह अध्यापिका के पद पर है तथा परिवार की समस्याओं के समाधान में सक्रिय योगदान कर रही है। उसके जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे जावेद तथा सोफिया भी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार की समस्याओं के समाधान अतः सहनशीलता एवं लगन से कर रहे हैं। वे भी उस समय उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वे लकड़ी बेचने तक का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार कहानी जो है वो एक लब्ध प्रतिष्ठित शायर के जीवन की गहराइयों में जाकर उनके जीवन के दोनों पहलुओं को उजागर करती है। अतः शीर्षक जो वो सभी दृष्टिकोणों से सार्थक एवं उपयुक्त है। मतलब भोगे हुए दिन का मतलब क्या है, एक समय ऐसा था कि वे इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी थी, लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे, रेडियो वाले उनके प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ते थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि अब उनके पास घर में खाने तक को राशन नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी जो नाती और नतीनी हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति के कारण, सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी के कारण। तो भोगे हुए दिन मतलब किस तरह के दिन को भोग रहे हैं, ये जो शीर्षक है वो बिल्कुल ही सभी दृष्टिकोणों से सार्थक है, उपयुक्त है। मतलब कहानी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त है। इस पाठ को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेद जो है वो विद्यालय जाता है पर सोफिया नहीं, पर क्या यह सही है? कहानी के संदर्भ में अपना पक्ष रखें। मतलब मैंने आपको बताया कि जो जावेद है वो तीसरी क्लास में पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन जो सोफिया वो घर पे ही पढ़ती है और लकड़ी बेचने का कार्य करती है। तो सोफिया पढ़ने क्यों नहीं जाती है? तो अब तक तो मैं आपको कहते हुए आ रहा था कि सोफिया पढ़ने के लिए इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में क्या है वो आप ध्यान से समझिए कि सोफिया जो पढ़ने के लिए विद्यालय क्यों नहीं जाती थी। मेहरुनिसा परवेज जी ने इस कहानी को लिखा है भोगे हुए दिन को, और इसमें कहानीकार ने सफल ढंग से एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार एवं परिवार के मुखिया एक शायर के जीवन का चित्रण किया है। कभी शान शौकत और शोहरत की जिंदगी से जी रहे सांदा साहब जी के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है कि जब वे अभाव का जीवन जीने को अभिशप्त मतलब कि विवश हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में सांदा साहब के नाती जावेद और नतीनी सोफिया जो है उन दोनों की समुचित शिक्षा नहीं हो पा रही है। जावेद पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है किंतु सोफिया नहीं जाती है। इसका मूल कारण घर की जो है वो दयनीय आर्थिक स्थिति है। जावेद तथा सोफिया इन दोनों के साथ भेदभाव के एकाधिक कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि जावेद जो है वो लड़का है तथा सोफिया जो है वो लड़की है। और आपको पता है कि इस पुरुष प्रधान समाज में लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है, विशेषकर मुस्लिम समाज में। मतलब मुस्लिम समाज में क्या होता है कि लड़कियों से ज़्यादा जो दर्जा है वो लड़की से जो ज़्यादा दर्जा है वो लड़कों को दिया जाता है। मतलब लड़की को न पढ़ाकर लड़कों को पढ़ाने में प्रधानता दी जाती है। तो वे कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि इस पुरुष प्रधान समाज में लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है, विशेषकर मुस्लिम समाज में। इसलिए उसको जावेद को स्कूल भेजा जाता है, वो तीसरी क्लास में पढ़ता है, और जो सोफिया है वो ना पढ़ती है, वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी बेचने का कार्य करती है। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है। और दूसरा रीज़न तो मैंने आपको पाठ में बहुत बार समझाया कि दूसरा रीज़न यही था कि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब थी। दोनों की शिक्षा का व्यय की असक्षमता व्यवस्था का कारण प्रतीत होती है। मतलब दूसरा कारण यही था कि दोनों की शिक्षा का जो खर्च है वो उस घर के लोग नहीं उठा सकते थे। मतलब मुस्लिम समाज में आपने ये तो समझ लिया कि लड़कों को अधिक प्रधानता मिलती है लड़कियों से, लेकिन क्या अगर मुस्लिम समाज में वैसे घर में अगर पैसों की कमी ना हो तो वे लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ाएंगे। और ये वर्तमान समाज की बात नहीं हो रही, प्राचीन समाज की बात हो रही है। अभी आपको पता होगा वर्तमान में सभी को समान दर्जा दिया गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को समान दर्जा दिया जाता है, सभी को पढ़ाया जाता है। यहाँ तक तो आपको पता है सरकार के द्वारा लड़कियों को ही अब ज़्यादा लड़कों से महत्व दिया जाता है। लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलते हैं, कन्या उत्थान योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो लड़कियों को इस समाज में कहीं अधिक महत्व देते हैं लड़कों से।
तो ये जो है वो पुरुष प्रधान समाज, ये प्राचीन समय की बात है, पाठ के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वे कहते हैं कि एक तो यही हो सकता है कि वे लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उस मुस्लिम समाज में पुरुष प्रधान मतलब लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अधिक कमज़ोर थी, मतलब उनके घर में इनकम का सोर्स कोई था ही नहीं, वे पैसे तो उनके घर में कहीं से आते नहीं थे, और दोनों की शिक्षा का खर्च वे उठा नहीं सकते थे, इसीलिए वे नहीं उसको पढ़ाते थे। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि जलावन लकड़ी की एक दुकान, जिसको चलाने के लिए अधिकांश समय तक सोफिया ही रहती है, जिससे उनका जो जीविका उपार्जन होता है, मतलब उनका जो जीवन है वो चलता है। साथ ही घर के अन्य कार्यों, बर्तन की सफाई आदि का गृह कार्य भी उस 7 वर्षीय बालिका को करना पड़ता है। मतलब ये जो 7 साल की सोफिया थी वो दिन भर लकड़ी बेचने का कार्य करती थी। जावेद जो पढ़कर स्कूल से आ जाता था तो वो लकड़ी बेचने का कार्य करने को संभालता था, और जो लड़की सोफिया थी वो घर में आकर बर्तन धोने का कार्य करती थी, घर को साफ सुथरा करती थी। तो मतलब इसी तरह से वह गृह कार्य में लगी हुई रहती थी 7 वर्षीय बालिका। उपयुक्त सभी कारणों से संवेदतः सावेद जो है वो विद्यालय जाता है, किंतु सोफिया नहीं जाती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि जावेद जो है वो विद्यालय जाता है पर सोफिया नहीं जाती है, तो क्या यह सही है? तो इसका 2 रीज़न मैंने आपको बता दिया। पहला रीज़न तो यही है कि पुरुष प्रधानता के कारण पुरुष को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है और लड़की को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था प्राचीन समाज में, मुस्लिम समाज में। लेकिन दूसरा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, वो कारण हो सकता है लेकिन वो कारण था नहीं। दूसरा कारण यही था कि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, और तीसरा कारण था कि जलावन की लकड़ी को दुकान को संभालने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, जिसको सोफिया बिल्कुल अच्छे तरीके से संभालती थी, और वही उनके जीविका उपार्जन का स्रोत था, मतलब उनसे उनका घर चलता था। इसीलिए उस कार्य को संभालने के लिए उनके घर में एक व्यक्ति का ज़रूरत था। इसीलिए इन सभी कारणों से संभवतः जावेद जो है वो विद्यालय जाता है, किंतु सोफिया जो है वो नहीं जाती है। भोगी हुए दिन कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो कहानी का जो सारांश है वो पाठ में आप देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसलिए नहीं लेकर आया हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर तो और अधिक लॉन्ग होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक जरूर पूछा जाएगा, मतलब किसी भी कहानी का नाम देकर पूछा जाएगा। जैसे आपने एक कहानी पढ़ा पूस की रात, तो पूस की रात कहानी का सारांश लिखे। तो सारांश क्या होता है, सारांश कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सारांश का मतलब होता है कि पूरी कहानी में आपने क्या पढ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। भोगे हुए दिन कहानी में जो भी आपने पढ़ा, जो जो आपको बातें पता है, उन सभी बातों को, जो जो आपके माइंड में आउटलाइन तैयार है वो आप लिख दीजिए। और सारांश आप तभी लिख पाइएगा जब आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहिएगा, पाठ को आप अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा। और किसी भी कहानी का सारांश लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी पाठों को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। सभी पाठों के एक्सप्लेनेशन वाली क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर 5 अंक का पूछा जाएगा। तो इसका आंसर मैं इसलिए लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही लॉन्ग था, और सभी क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपको कहानी का अधिकतर सारांश बता दिया है। तो कहानी में सारांश में आपको सिर्फ वही लिखना है जो जो आपने कहानी में पढ़ा है। तो इसका आंसर आप अपने लैंग्वेज में जरूर लिख लीजिएगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ, और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन और हैं, क्लास में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। ये 3 क्वेश्चन भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 साल की लड़की को समय ने कितना निपुण बना दिया है, इस पंक्ति की प्रसंगत व्याख्या करें। मतलब 7 साल की लड़की जो सोफिया थी उसको समय ने कितना निपुण बना दिया था कि वो लकड़ी बेचने का कार्य भी अच्छे तरीके से कर लेती थी, घर में बर्तन धोने का कार्य करती थी, और अनेक कार्यों को घर में कर कर घर को संभालती थी, जीविका उपार्जन का कार्य किया करती थी। तो इस पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या क्या है वो आपको बताना है कि 7 साल की लड़की को भी समय ने कितना निपुण बना दिया था। प्रस्तुत पंक्ति जो है वो हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी से ली गई है, मतलब कि उद्धृत है। विदुषी लेखिका जो मेहरुनिसा प्रवेश द्वारा लिखित उपयुक्त गद्यांश में एक 7 वर्षीय बालिका सोफिया की लगन तथा गृह कार्यों में तन्मयता का वर्णन है कि किस तरह से वो घर के कार्यों में लगी हुई रहती थी। सोफिया जो है वो सांदा साहब की नतीनी, मतलब बेटी की बेटी है। सांदा साहब की बेटी का नाम फातिमा था और फातिमा की बेटी का नाम सोफिया था, जो कि 7 वर्ष की थी। सांदा साहब पहले एक प्रतिष्ठित शायर थे, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो संतोषप्रद नहीं है। गृहस्थी की अपर्याप्तता के कारण घर के समस्त कार्य जो है वो परिवार के सदस्यों को ही निपटाना होता है। सोफिया को विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, वह घर के सारे कार्य करती है। इतना ही नहीं, घर के आगे एक पेड़ के नीचे जलावन की लकड़ी की एक दुकान आय के साधन के रूप में है। सांदा साहब ने उस दुकान को खोला सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम के लिए। सोफिया जो है वो उस दुकान को भी चलाती है। इस प्रकार 7 वर्षीय लड़की जो है वो इतनी निपुण हो गई है जितना एक वयस्क व्यक्ति नहीं हो सकता। उसकी यह निपुणता वस्तुतः प्रशंसनीय तो है और विस्मित करने वाला, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला भी है। इस प्रकार कहानीकार ने
प्रस्तुत पंक्ति द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि समय के थपेड़ तथा सतत अभ्यास अल्पवयस्क को भी प्रवीण बना देता है। मतलब समय के चपेट में आकर सतत अभ्यास से करके, मतलब किसी काम को रोज रोज करके अल्पवयस्क मतलब जो छोटा बच्चा है वो भी किसी कार्य में प्रवीण हो जाता है, किसी कार्य में निपुण हो जाता है। तो इस पंक्ति में यही बताया गया था कि 7 साल की लड़की को समय ने कितना निपुण बना दिया था। तो निपुण इसीलिए बना दिया था क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति कहीं अधिक खराब थी। सोफिया जो थी वो सांदा साहब की नतीनी थी। सांदा साहब एक समय के प्रसिद्ध शायर थे, लेकिन अब वे प्रसिद्ध शायर नहीं थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और उन्होंने घर के आगे एक जलावन की लकड़ी बेचने की छोटी सी दुकान खोल दी थी, और वो छोटी सी जो दुकान है वो सोफिया ही संभाला करती थी। तो इन सभी कार्यों को करते करते और समय के थपेड़ के कारण और सतत अभ्यास के कारण समय ने उसको बिल्कुल ही निपुण बना दिया था। वही बस आपको इस क्वेश्चन के आंसर में समझना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है। इस कहानी का क्या अर्थ है, मतलब इस कथन का क्या अर्थ है वो स्पष्ट करें। तो इस कथन का अर्थ तो आप पहले वाले सेकंड या फोर्थ क्वेश्चन में समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको शॉर्टकट में फिर से समझा देता हूँ कि इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है। इस कथन का क्या अर्थ है वो स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति जो है मेहरुनिसा परवेज द्वारा लिखित भोगविवेदन शीर्षक कहानी में एक प्रतिष्ठित शायर सांदा साहब के पारिवारिक जीवन का वर्णन है। लब्ध प्रतिष्ठित जो व्यवहारित सांदा साहब थे उनकी आर्थिक स्थिति संतोषप्रद नहीं है। गृहस्थी की व्यवस्था येन केन पर केन चल रही है। परिवार का हर सदस्य जो है वो अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहा है। जो सांदा साहब थे उनके घर में एक बेटी थी जो उनकी विधवा बेटी फातिमा थी। विधवा बेटी फातिमा के 2 बच्चे थे, एक सोफिया थी और एक जावेद था। मतलब सभी अपने कार्यों में दिन भर लगे हुए रहते थे। इसीलिए इस पंक्ति के जरिए इसमें बताया गया है कि इस घर का हर एक प्राणी जो है वो एक एक क्षण को जीना जानता है और बखूबी अपने कार्यों में लगा हुआ रहता है। जो सांदा साहब शायर थे उससे मिलने के लिए आया नब आंगुतु जो समीम था, जो जगदलपुर से आया था, वो सांदा साहब के यहाँ बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। मतलब वो कहता है कि शायर साहब जो है सांदा साहब एक बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वे शायर की शोहरत एवं लोकप्रियता से काफ़ी प्रभावित थे। वे समझते थे कि उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि है तो उनके अनुकूल सांदा साहब की हैसियत भी होगी, मतलब उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो भी अधिक होगा। लेकिन यहाँ आने पर उनकी विपन्नता देखकर उन्होंने यह भी पाया कि परिवार का हर सदस्य एक एक क्षण का सदुपयोग कर रहा है, समय नष्ट नहीं करना चाहता। मतलब जो समीम था वो जब उनके घर गया सांदा साहब जी के, तो उन्होंने वहाँ देखा कि उस घर का प्रत्येक प्राणी जो है वो एक भी मिनट को नष्ट नहीं करता था। वे सभी के सभी समय का सदुपयोग करते थे, समय को नष्ट नहीं करना चाहते थे। शायर की जो पत्नी थी वो दिन भर गृहस्थी के काम में व्यस्त रहती है। उनकी जो विधवा पुत्री है, जो फातिमा विधवा पुत्री का नाम था फातिमा, वो आप पाठ में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। एक उर्दू प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है, मतलब टीचिंग का कार्य करती है तथा प्राइवेट ट्यूशन भी कर लेती है। उसका लड़का जावेद जो है वो विद्यालय में 3री कक्षा में पढ़ता है और उसकी 7 वर्षीय पुत्री जो सोफिया है वो घर के सामने खुली जगह पर पेड़ के नीचे जलावन की लकड़ी रखकर बेचती है और उस दुकान को संभालती है। दोनों बच्चे इसके अतिरिक्त घर के अन्य कार्यों में भी सहयोग करते हैं। यह देखकर समीम को आश्चर्य तथा प्रसन्नता होकर वे प्रकार के भाव आते हैं, दोनों प्रकार के उसको भाव आते हैं तथा वे सोचने लगते हैं कि इस परिवार का हर एक सदस्य जो है वो अपने कार्य में व्यस्त है तथा एक एक क्षण को खोना नहीं चाहता है। मतलब इस घर का प्रत्येक प्राणी जो है वो एक एक क्षण में लगा हुआ रहता है। इस घर का प्रत्येक प्राणी अपने समय का सदुपयोग करता है, समय को बेकार नहीं करता है, सभी अपने कार्यों में लगा हुआ रहता है। बस इस पंक्ति के जरिए इस कथन में बताया गया था। इसके बाद इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्योंकि इस क्लास के क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग थे और इतने लॉन्ग आंसर आपको एग्जाम में नहीं लिखने, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो इस क्लास में तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तराजू के एक पल्लड़े पर धूप थी, दूसरे में आम की परछाई पड़ रही थी। आम की परछाई वाला पलड़ा नीचे था। पलड़ा बोले या फिर पल्ला बोले दोनों चलता है, मानो धूप और परछाई दोनों से तोला जा रहा हो। यह एक बिंब है, मतलब यह जो है वो एक बिंब का मतलब होता है इमेज। यह एक इमेज है। इसका अर्थ जो है वो शिक्षक की सहायता से स्पष्ट करें। शिक्षक नहीं, शीर्षक होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रस्तुत पंक्तियां मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगविवेदन शीर्षक कहानी से उद्धृत मतलब लिया गया। इन पंक्तियों में विद्वान कहानीकार मेहरुनिसा परवेज जी ने सफलतापूर्वक जीवन के दोनों पहलुओं संपन्नता एवं विभिन्नता, सुख दुख को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है। मतलब इस कहानी के जो प्रसिद्ध सांदा साहब शायर थे वे एक समय पे बहुत अधिक संपन्न थे और एक समय पे वे बहुत अधिक विपन्न हो जाते हैं। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उनकी जो प्रसिद्धि है वो समाप्त हो जाती है।
जीवन में सुख और दुख छांव और धूप की भांति आते जाते रहते हैं। उपरोक्त पंक्ति के द्वारा कहानीकार यह कहना चाहते हैं कि जो सुप्रसिद्ध सांदा साहब जी थे, उनके जीवन में सुख और दुख दोनों किस प्रकार आए हैं। अपनी युवा अवस्था उन्होंने प्रसिद्धि एवं समृद्धि के सुख में व्यतीत किए हैं। वर्तमान में वृद्ध एवं दुर्बल शायर आर्थिक विपन्नता एवं अभाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक ढंग से कहानीकार ने इस कहानी में अपने भाव व्यक्त किए हैं। समीम जो है वो शायर साहब से मिलने आता है। दरवाजे के सामने पेड़ पर तराजू टंगा है और उस तराजू को वे देखते हैं कि उसका एक पलड़ा धूप में है और ऊपर की ओर उठा है, दूसरा पलड़ा छांव में झुका है। छांव में झुका हुआ पलड़ा शायर साहब की समृद्धिशाली दिनों का प्रतिनिधित्व करती है तथा धूप में ऊपर की ओर उठा हुआ पलड़ा उनके अभावों के वर्तमान दौर को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार यह एक बिंब है जिसका प्रयोग कहानीकार ने बड़े ढंग से किया है। मतलब वे देखते हैं कि किस तरह से पलड़ा जो है वो एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है। तो इसके जरिए जो बिंब के जरिए वे सांदा साहब की जीवन के बारे में बताते हैं कि एक समय था जब सांदा साहब जी बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, समृद्ध थे, संपन्न थे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि जब उनकी विपन्न स्थिति आ गई है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अधिक खराब हो गई है। तो इसके जरिए वे सांदा साहब के दो दौर के बारे में बताते हैं, जिन दो दौरों को आपने फोर्थ क्वेश्चन या फिर 6th क्वेश्चन में पढ़ा होगा। तो इस तरह से इस क्लास में मैंने आपको 12 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। और अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न में कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको इस क्लास में कुछ भी कमी लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। तो ये था आपका 11th क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास। इसके बाद अब आप सभी से मिलेंगे इसका जो 12th क्लास है, गांव के बच्चों की शिक्षा, जो 12th चैप्टर है गांव के बच्चों की शिक्षा, उसकी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सहित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हिंदी दिगंत जो क्लास 11th का आपका बुक है, अगर आप उसके किसी अन्य चैप्टर की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11th हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य चैप्टर्स की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, इसलिए उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा और उस प्लेलिस्ट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे और अधिक स्टूडेंट्स मेरे इस सेशन से जुड़ सकें, इस कोर्स से जुड़ सकें और मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा सकूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, आपका दिन मंगलमय हो। अब आप सभी से मिलते हैं गांव के बच्चों की शिक्षा वाले पाठ की एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में।